हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुड स्टडी गुरु में। कैसे हैं आप लोग? मस्त? आप मस्त तो मैं भी मस्त। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स के बारे में। क्लास 12 मैथमेटिक्स में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है आव्यूह। ठीक है, एकदम इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एकदम मतलब अच्छा खासा चैप्टर है, इसीलिए इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात इसकी अच्छे खासे नंबरों का भी यह चैप्टर आता है। यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है, यूनिट नंबर 2 में आप लोगों का 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4। ये कुल मिला के 13 नंबर की आती है। कितने के? 13 नंबर का। ठीक है, यूनिट 2 जो है आप लोगों की कुल मिलाकर 13 नंबर की आती है। ठीक है, आज हम उसी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा चैप्टर नंबर 3 है आपका। क्या है? चैप्टर नंबर 3। ठीक है, और लेक्चर नंबर 1 है ये, और चैप्टर का नाम है आव्यूह, जिसे इंग्लिश में मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लास 12 मैथ्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है हमारा, भाई आव्यूह क्या होता है? हमने ये बात समझ ली कि ठीक है आव्यूह स्टार्ट करने जा रहे हैं, बट आव्यूह होता क्या है? तो देखिएगा भाई, वास्तविक व सम्मिश्र संख्या या फलनों को आयताकार सारणी में रखना आव्यूह कहलाता है। सीधी भाषा में ये कह सकते हैं। वास्तविक संख्याएं आप लोगों को पता होंगी, जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती हैं, उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। सम्मिश्र संख्याएं जिनमें आप लोगों का वास्तविक संख्याएं और आप लोगों की काल्पनिक संख्याएं दोनों आती हैं, उन्हें सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। जो कि आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर, बोले तो सम्मिश्र संख्या वाला चैप्टर। ठीक है, और फलन आप लोगों को पीछे आप चैप्टर नंबर 1 में आप पढ़कर आए होंगे जरूर। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, दोनों में पढ़ के आए हैं। ठीक है, फलन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी होते हैं। ठीक है, को आयताकार सारणी में मतलब ये हुआ कि कुछ इस तरीके से ब्रैकेट में रखना किसी भी नंबर को, जैसे या तो वास्तविक है या सम्मिश्र है या फलन है, उसको इसमें रखना आप लोगों का आव्यूह कहलाता है। कहने मतलब इसके अंदर जो भी संख्या आ रही है उसको आव्यूह हम कहेंगे। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब मैट्रिक्स मतलब आव्यूह को बड़े अक्षरों ABC द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, या निरूपित किया जाता है। कोई भी आव्यूह आप लिख रहे हो, ठीक है, तो ABC इस तरीके से लिखा जाएगा। A बराबर ये आव्यूह दे रखा है, B बराबर ये आव्यूह दे रखा है, C बराबर ये आव्यूह दे रखा है। ठीक है भाई, दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। मैट्रिक्स में प्रयोग आने वाले अक्षरों को छोटे अक्षर मतलब मैट्रिक्स में जो अंदर लिखा जाएगा ना, इसमें आव्यूह में जो अंदर लिखा जाएगा वो ABCD के छोटे अक्षरों में लिखा जाता है, ना कि बड़े अक्षरों में कभी नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, ABC या अंकों में लिखा जाएगा इस तरीके से, या वास्तविक संख्या, सम्मिश्र संख्या या फलनों में लिखा जाएगा, द्वारा निरूपित किया जाता है। कोई दिक्कत भाई नहीं है। अब मैट्रिक्स या आव्यूह को इस आयताकार सारणी द्वारा दर्शाया जाता है, या बड़ा ब्रैकेट बोल सकते हैं, द्वारा निरूपित किया जाता है ऐसे चिन्ह द्वारा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखो आगे, अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आव्यूह दिखाओ तो सही सर कैसा होता है। देखो बेटा, ये आव्यूह है। A बराबर आप लोगों का मैंने कहा था A बराबर मतलब कैपिटल लेटर से इसको दर्शाते हैं किसी आव्यूह को हम। ठीक है, तो A बराबर आपको 2 1 और ये √3 ये 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, ऐसी B बराबर आपको क्या है, ऐसी B बराबर। ठीक है, अब I+0 मतलब अब के सम्मिश्र संख्या वाला आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल ये कौन सा है? सम्मिश्र संख्या वाला। ठीक है, और ये वास्तविक संख्याएं। ठीक है, हमारा 2 + 3 + I ये सम्मिश्र संख्या वाला एग्जाम्पल है। अब हैं तो सब इसमें बड़े ब्रैकेट में कहें या आयताकार सारणी में ही है सब। ठीक है, आयताकार में है। ठीक है, ऐसा साइन एक आयत का ही तो होता है, ऐसा ऐसा, इसीलिए आयताकार इसको बोला जा रहा है। ठीक है, अब C बराबर sin x cos x फलन आ गया। ठीक है, tan x 0। ठीक है, मतलब तीनों चीज़ आ गई इसमें, वास्तविक संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं, फलन। ठीक है, सारे ऐसे एग्जांपल ले लिए हैं मैंने। ठीक है, अब ABCD मतलब वेरिएबल भी आ गया, कांस्टेंट भी आ गया इसमें। ठीक है, ये सब आव्यूह हैं। आपको ये 4 उदाहरण जो दिख रहे हैं ना, ये सब आव्यूह हैं। क्या है ये? आव्यूह। यहाँ तक आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी आव्यूह क्या होता है। ठीक है भाई, आपको सीधा कुछ नहीं याद रखना है। इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर जो भी आए इस आयताकार के अंदर वो आव्यूह है, बस बात खत्म। कुछ भी याद नहीं रखना तुमको, बस इतना याद रखना है। ठीक है, बस ये डेफिनेशन कभी नहीं पूछी जाती है। ठीक है, आव्यूह की डेफिनेशन बताओ या पॉइंट बताओ, कुछ नहीं। ये सिर्फ नॉलेज के लिए मैंने आप लोग ज्ञान के लिए बता दिया है, क्योंकि भाई कोई चीज़ हम पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। ठीक, देखिएगा
अब देखो एक और मैंने आप व्यू लिया है जो कि 3x3 का है, ठीक है। कहने का मतलब 3 ही रो हैं, 3 ही कॉलम है। अब आप सोच रहे होंगे सर कॉलम और रो ये क्या बोल दिया आपने, बिल्कुल बताऊंगा, 1 मिनट रुक जाइएगा बस आप, ठीक है। ये इसके अंदर जो होते हैं ना इनको अवयव बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको सबको, अवयव या एलिमेंट्स, ठीक है, कोई दिक्कत, या तत्व भी बोल सकते हैं, ठीक है। अवयव बोलते हैं इन सबको, ठीक है, क्या बोलते हैं, अवयव, ठीक है। ये जो खड़ी हुई हैं लाइंस, जो खड़ी हुई हैं इस तरीके से 1 2 3, ये खड़ी हुई लाइन है, तो इनको बोला जाता है कॉलम या हिंदी में स्तंभ। क्या बोला जाता है, कॉलम या स्तंभ। तो 1 2 3 लाइन खड़ी हुई है इसमें, और 3 ही आपकी लेटी हुई हैं। लेटी हुई लाइनों को पंक्ति बोला जाता है, या फिर ये कहें आप लोग रो बोला जाता है। 1 2 3 ही पंक्ति हैं और 3 ही आपके कॉलम है, ठीक है भाई। तो हम ये कहेंगे इस आव्यूह की जो कोटि है वो 3x3 ऑर्डर का आव्यूह है, ठीक है। किस कोटि का आव्यूह है ये, 3x3। 3x3 का क्या मतलब हुआ, 3 ही रो हैं 3 ही कॉलम है, ये मतलब हुआ इसका, ठीक है भाई। अब देखो पंक्ति मतलब रो, पंक्ति को हिंदी में कहते हैं रो, इसको आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है भाई। स्तंभ और पंक्ति मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, जो लाइन लेटी हुई हो उसे पंक्ति बोला जाता है, और फिर रो बोला जाता है। स्तंभ जो लाइन खड़ी हुई हो, ठीक है, ये तो लेटी हुई हो और ये खड़ी हुई हो, तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ लिख दी है, ठीक है भाई। अब पता लगाने वाले हैं हम आव्यूह की कोटि के बारे में। किसके बारे में, आव्यूह की कोटि के बारे में, ठीक है। तो देखिएगा आव्यूह की कोटि बड़ा ही आसान है। आव्यूह की कोटि कैसे निकालते हैं, या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, ठीक है भाई। ऑर्डर निकालने के लिए आपको रो इंटू कॉलम लिखना पड़ता है, ठीक है। पहले रो की संख्या जान लीजिएगा, फिर कॉलम की संख्या जान लीजिएगा, रो कितने हैं और कॉलम कितने के हैं, और आपको कोटि पता चल जाएगी आव्यूह की, ठीक है भाई। अब एक नोट पॉइंट है जो कि बच्चे गलती ना करें, इसीलिए मैंने लिखा है, रो को कॉलम में गुणा करके ऑर्डर नहीं बल्कि आव्यूह की संख्या ज्ञात की जाती है। जैसे कि मान के चलो यही था अभी 3x3, तो कुछ बच्चे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 3 9 हो गया, तो अब वो कहते हैं वो ऑर्डर है। वो ऑर्डर नहीं है, ना ही वो कोटि है किसी आव्यूह की, वो तो अवयवों की संख्या निकल गई, कितने अवयव हैं इस पूरे आव्यूह में। बात समझ में आई। तो ये पॉइंट यही कहना चाह रहा है, ये वाला जो पॉइंट है ना, रो का कॉलम में गुणा करके ऑर्डर नहीं बल्कि अवयवों की संख्या ज्ञात की जाती है। आव्यूह की कोटि तो बस रो इंटू कॉलम से पता हो जाती है, ठीक है। बस आप रो इंटू कॉलम में लिख दें तो ही पता हो जाती है, ठीक है। और किसी भी आव्यूह को लिखने का तरीका ये है कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में AIJ, ठीक है। I फॉर यहाँ पे R मतलब कॉलम है, J फॉर आपका I फॉर रो है, और J फॉर कॉलम है, ठीक है भाई। अब देखिएगा आगे, ठीक है। और इसका जनरल फॉर्म की अगर मैं बात करूँ, किसी भी आव्यूह किस तरीके का हो सकता है, कोई भी मैट्रिक्स, ठीक है। तो A बराबर A11 A12 A13 A14 इस तरीके से हो सकता है कोई भी आव्यूह, ठीक है। इस तरीके से डेडेडस n तक, ठीक है। A21 A22 A23 A24 डेडेडस n तक, A31 A32 A33 A34 डेडेडस n तक, ठीक है। ये MGF का मतलब समझ रहे हैं, मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म, ठीक है। कुछ गलत ना समझें आप, ठीक है, मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म, ठीक है। अब देखिएगा भाई, अब आप सोच रहे होंगे सर M इंटू एन क्या है, फिर M इंटू एन यहाँ पे ये तो आप लोगों का रो है और ये है कॉलम, ठीक है। M इंटू एन मतलब इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहें या जनरल फॉर्म है, क्या है ये, जनरल फॉर्म, ठीक है। व्यापक रूप जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, ठीक है भाई। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। कोई भी आव्यूह इसी रूप में होगा अब आपका, ठीक है। कोई भी आव्यूह है तो वो इसी रूप में आप लोगों का होगा, ठीक है। ये इसका जनरल फॉर्म है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आगे चल के आपको समझ में आ जाएगा, मेरा मानना ये है, क्योंकि आप सवाल भी तो करने वाले हैं, ठीक। तो और ये यहाँ से इस तरीके से M इंटू एन का मतलब यह है, रो और कॉलम मतलब आव्यूह की कोटि को पता लगाया जा रहा है, ठीक है भाई। अब देखिएगा आगे बात करते हैं, आगे क्या है। जैसे इसमें अब हम कोटि निकालना सीखेंगे, किसी भी आव्यूह की कोटि कैसे पता करते हैं। देखिएगा ये कोई आव्यूह है, ठीक है। अब ये आव्यूह की कोटि क्या है, मतलब किस ऑर्डर का आव्यूह है ये, ऑर्डर मतलब कोटि, ठीक है भाई। ऑर्डर को हिंदी में कोटि कहते हैं, ठीक है। अब इसमें 2 3 1 4, ठीक है भाई। यहाँ तक आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो देखो मैंने कहा था जो खड़ी हुई हैं वो कॉलम है और जो लेटी हुई हैं वो रो हैं, तो 2 ही लाइन इसमें खड़ी हुई हैं, 2 ही लाइन लेटी हुई हैं, तो मतलब 2 ही तो कॉलम हो गया, C1 C2 ये कॉलम है, ठीक है। C का मतलब क्या है, कॉलम, R ये R1 और ये R2, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो कोटि निकालना है, O फॉर ऑर्डर, ऑर्डर फॉर कोटि, ठीक। तो 2 ही रो हैं 2 ही कॉलम है, तो मैंने कहा था केवल आप ऑर्डर निकालने के लिए R इंटू सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, R इंटू सी।
आपको किसी भी आव्यूह का ऑर्डर निकालना है तो आप R इंटू सी फॉर्मूला याद रखें, O बराबर R इंटू सी याद रखें, आप निकाल पाएंगे फिर। ठीक है, O बराबर, ठीक है, यही कह सकते हैं ORC OIC बोलते हो ना, ORC बोल देना आप। ठीक है, ORC बोल देना, OIC की जगह, ठीक बोलते ना कोई काम OIC। ठीक है, तो ऐसे ही आप बोलेंगे ORC। ठीक है, O फॉर आपको ऑर्डर मतलब कोटि, R फॉर आपको पता ही है क्या है। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, क्लियर हो चुकी है बात। ठीक है, अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे ही मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है, ये 3 इंटू 3 का नहीं है। ठीक है, देखते हैं किसका है। तो देखो खड़ी चीज़ें 1 2 3 और ये 4 तो इसमें कॉलम है, कितनी कॉलम है 4। ठीक है, अब रो की बात करते हैं, 1 2 रो हैं इसमें, कितनी रो हैं 2। तो अब पहले क्या फॉर्मूला क्या है ये देख लीजिएगा, पहले रो लिखनी है। पहले रो कितनी है हमारे पास 2 मैंने लिखा है। ठीक है, कॉलम कितना है 1 2 3 4 लिख दिया। ठीक है, मतलब OIC की जगह ORC याद रखो बस अब। ठीक है, ये इसका कोटि निकल आया। ठीक है, हम किसी M इंटू N मतलब रो इंटू कॉलम कोटि के आव्यूह को दिखाने के लिए संकेत इस तरीके से लिखा जाता है, A बराबर AIJ। ठीक है, IJ का मतलब आपको पता है, मैं बता चुका हूँ, रो और कॉलम। ठीक है, M इंटू N का प्रयोग करेंगे। ठीक है भाई, अब देखो आगे इसके प्रकार जानेंगे, प्रकार क्या क्या प्रकार होते हैं। ठीक है, आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, स्तंभ। ठीक है, आप स्तंभ ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको माँ को हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, स्तंभ। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स। तो पहला टाइप है हमारा स्तंभ मैट्रिक्स। स्तंभ मैट्रिक्स क्या होता है देखिएगा भाई, बड़ा ही आसान है। एक आव्यूह स्तंभ आव्यूह कहलाता है, केवल एक स्तंभ होना चाहिए। क्या मतलब हुआ सर, केवल एक कॉलम होगा तो वो स्तंभ आव्यूह होगा। केवल एक कॉलम है। ठीक है, देख पा रहे हैं आप, केवल एक। ठीक है, अब कोटि क्या होगी इसकी, तो 3 इंटू 1 मतलब 3 तो रो हो गई इसमें, 1 2 3 रो और कॉलम 1, तो 3 इंटू 1 R इंटू सी कोटि का स्तंभ है। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप क्या है। ठीक, अब दूसरा है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति में केवल पंक्ति को देखना है, सिर्फ एक आव्यूह पंक्ति आव्यूह कहलाता है। यदि उसमें केवल एक पंक्ति हो, क्या हो, केवल एक पंक्ति होती है। ठीक है, तो देखो एक पंक्ति है, कॉलम 1 2 3 कॉलम है, पंक्ति कितनी है आपको दिख रही होगी, पंक्ति कितनी है भाई मेरे, एक ही तो पंक्ति है, बोले तो रो एक ही है, तो आप लिखेंगे रो इंटू कॉलम। तो रो 1 है, कॉलम कितना है, कॉलम 4 है, चलो तीन लिखते हैं, 1 2 3 कॉलम है। ठीक है, गलती हो गया है, सॉरी। ठीक है, कोटि का एक पंक्ति का आव्यूह है। ठीक है, एक पंक्ति का आव्यूह है, आपको दिख रहा है। ठीक है, 1 इंटू 3 कोटि है इसकी, और पंक्ति क्या है, एक पंक्ति का आव्यूह है। अब बात करते हैं सेकंड थर्ड। ठीक है, वर्ग आव्यूह, बोले तो स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें रो और कॉलम आपस में बराबर होने चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, रो और कॉलम बराबर होने चाहिए। गर्मी बहुत है यार। ठीक है, हाँ बहुत गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ मैं। ठीक है, हाँ जी, हाँ। एक आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान होती है, कहने का मतलब रो और कॉलम दोनों बराबर हों, वर्ग आव्यूह कहलाता है। मतलब क्या हुआ सर, मतलब बताते हैं चलो। जैसे अतः एक M इंटू N आव्यूह है, मतलब समझ रहे हैं ना आप, M इंटू N। ठीक है, रो और कॉलम का आव्यूह है, उसमें कितने भी रो कितने भी कॉलम हो सकते हैं, एक वर्ग आव्यूह कहलाता है। ठीक है, तो M बराबर N होना चाहिए। M का मतलब आपको पता है, M का मतलब R और इसका मतलब C। ठीक है भाई, अब देखो आगे। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया, A बराबर 3 1 3 1। ठीक, तो इसमें 2 ही रो हैं 2 ही कॉलम है, 2 ही रो हैं 2 ही कॉलम है। कॉलम और रो आप जान गए होंगे अच्छे से। ऑर्डर क्या हुआ फिर, 2 इंटू 2 ही तो हुआ, 2 ही कॉलम है 2 ही रो हैं। ठीक है, 2 रो 2 कॉलम। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे हैं ये वर्ग आव्यूह है। क्यों है ये वर्ग आव्यूह, क्योंकि इसमें भैया रो और कॉलम की संख्या समान है। जिस आव्यूह में रो और कॉलम की संख्या समान है वो वर्ग आव्यूह है। कोई दिक्कत, 2 ही रो हैं 2 ही कॉलम है, तो ये क्या हुआ, वर्ग आव्यूह है। ठीक, अब नेक्स्ट की बात करते हैं। ठीक, देखिएगा विकर्ण आव्यूह। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, एक वर्ग आव्यूह मतलब चौथा टाइप है हमारा विकर्ण आव्यूह। ठीक है, विकर्ण का मतलब आप जानते होंगे। ठीक है, किसी भी आयत में इस तरीके से जो लाइनें होती हैं, जैसे कि मैं आपको करके बताऊं, अगर जैसे कि यहीं कर देता हूं मैं। ठीक है, ये आप लोगों का एक आयत है। ठीक है, अब ये लाइन जो जा रही है बीच में होके, ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, विकर्ण मतलब डायगोनल बोला जाता है। ऐसी जो तिरछी लाइन जाती है किसी आयत या वर्ग
इसमें होके, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है, क्या होती है ये, आप लोगों का विकर्ण होता है, डायगोनल्स, ठीक है। तो एक वर्ग आव्यूह बराबर बी बराबर बी आई जे एम इंटू एन विकर्ण आव्यूह कहलाता है। क्या मतलब, एक जो आपका वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह है, यदि विकर्ण के अतिरिक्त इसके अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं, केवल विकर्ण जो है ना, ये विकर्ण इस तरीके से जितने भी एलिमेंट आएंगे इस तरीके से टेढ़े से तिरछे से, इनको छोड़कर बाकी सब शून्य होंगे, ठीक है। क्या होंगे, शून्य। तो विकर्ण आव्यूह वर्ग आव्यूह कहलाता है। विकर्ण आव्यूह क्या कहलाता है, वर्ग आव्यूह। अगर कोई वर्ग आव्यूह नहीं है तो वह विकर्ण आव्यूह नहीं होगा, अगर वर्ग आव्यूह नहीं है तो विकर्ण आव्यूह भी नहीं होगा। कितनी क्लियर बात है ना, कि अगर वर्ग आव्यूह नहीं है तो विकर्ण आव्यूह भी नहीं हो सकता, ठीक है भाई। अब देखो आगे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं विकर्ण आव्यूह को। देखो मैंने ये कहा था तुमसे कि केवल इसमें विकर्ण, ये चीज, ये विकर्ण है, इसको बोलते हैं तिरछी जो लाइन जा रही है, ये केवल नंबरिंग होगी, इसमें केवल कोई नंबर हो सकता है, बाकी सब जगह जीरो होगा। ऐसी देखो इसमें दूसरे एग्जाम्पल में, ठीक है, ये देखो दिख रहा है तुम्हें, ये विकर्ण, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये क्या है आपका, सीधा सीधा दिख रहा है भाई। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का ये विकर्ण ही कोई नंबर है, बाकी सब शून्य है। तो जब विकर्ण बस नंबरिंग में होगा, कुछ भी नंबर हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी, ठीक है, तो उसे विकर्ण आव्यूह बोलेंगे। बाकी सब शून्य होंगे आसपास वाले इसके सब, ठीक है। तो ये आव्यूह हुआ 3 इंटू 3 का, और ये आव्यूह हुआ 2 इंटू 2 का, क्योंकि 2 ही रो हैं 2 ही कॉलम है, इसमें 3 ही कॉलम है 3 ही रो हैं। 5वें की बात करते हैं, ठीक है, कौन से की, 5वें की, अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह की बात करते हैं भाई। अदिश आव्यूह बोले तो स्केलर मैट्रिक्स, एक विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है। मतलब जो विकर्ण होगा वो क्या होगा हमारा, आप लोगों का अदिश आव्यूह होगा, यदि इसके विकर्ण अवयव समान होते हैं, ठीक है। केवल एक चीज का अंतर है विकर्ण में और इसमें, ठीक है। इसके जो विकर्ण था ना, विकर्ण जो था उसमें तो कोई भी नंबर था, ठीक है, विकर्ण का, और आसपास सब शून्य था। लेकिन इसमें भाई, इसमें आप लोगों का सेम नंबर होगा। जैसे कि देखो ये देख रहे हैं आप, माइनस बने तो यहाँ भी माइनस बनी ही है, सेम नंबर है बिल्कुल, देखो ये, ठीक है। ये अंतर है विकर्ण आव्यूह में और उसमें तो नंबर कुछ भी था, यहाँ पे कुछ भी, दोनों में ये संख्या बदल सकती थी, लेकिन इसमें नहीं बदली जाएंगी, संख्या एक ही रहेगी, ठीक है। अब ऐसे देखो दूसरा एग्जाम्पल, √2 देखो सब में √2 है, बाकी शून्य शून्य सब में। उसमें क्या हो रहा था, यहाँ कुछ था, यहाँ कुछ और था, यहाँ कुछ और था, ठीक है। इसमें डायगोनल सेम होगा, बस डायगोनल क्या होगा, सेम। ये पॉइंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, ठीक है, तत्समक आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। एक वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण तत्समक आव्यूह आप लोगों को याद रखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई की वैल्यू सवालों में कई बार प्रयोग की जाती है, ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई, इसको जरूर याद रखना आप लोग, ठीक है। वैसे सब जितने भी मैं प्रकार बता रहा हूँ वो सब MCQs में यूज होते हैं, ठीक है। ये अलग से सवालों में, मतलब बड़े बड़े नंबर के जो सवाल आते हैं उनमें यूज होता है। तो एक वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं, विकर्ण के, किसके, ध्यान रहे, विकर्ण के सभी अवयव एक होंगे, मतलब जो डायगोनल है उसका अवयव एक होते हैं तथा अन्य सभी शून्य होंगे। तो देखो, और वो क्या कहलाएगा, तत्समक आव्यूह कहलाएगा। तो देखो 1 और ये देखो 1, ये अगर 1 1 है तो आप समझ जाएं बहुत तत्समक आव्यूह है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। अब देखो इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, किससे, आई से प्रदर्शित करते हैं इसे, ठीक है, कोई दिक्कत तो है ही नहीं हमको, ठीक है। अब देखो आगे, अब शून्य आव्यूह, एक आव्यूह शून्य आव्यूह अथवा रिक्त आव्यूह कहलाता है। कब, जब अवयवों की संख्या शून्य हो इसमें, ठीक है। जब अवयव शून्य 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 हो तो शून्य आव्यूह, सीधी सी बात है भाई, क्या हुआ, शून्य आव्यूह, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बात करते हैं अगली, अब बात करते हैं आव्यूहों की समानता के बारे में, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। दो आव्यूह ए बराबर ए आई जे, मतलब कोई आव्यूह है, बी बराबर कोई आव्यूह है, समान कहलाते हैं। कब, कब, यदि वे समान कोटि के होते हैं, उन जैसे कि ए कोई आव्यूह है, बी कोई आव्यूह है, उन दोनों की कोटि अगर समान है तो वो समान कोटि के आव्यूह कहलाएंगे, ठीक है, या आव्यूहों की समानता होगी उनमें, ठीक है। ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के समान हो, इस बात का क्या मतलब है संगत अवयव का, मैं तुमको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है। जैसे कि देखो ये 2 इंटू 3 का ऑर्डर है, ठीक है, इसका 2 इंटू 3, इस आव्यूह का ए बराबर 2 इंटू 3 है, ठीक है। कहने का मतलब, सॉरी, हाँ 2 ही रो हैं और 3 कॉलम है, ठीक है, सही है। और ये भी 2 इंटू 3 का है, ठीक है। तो ऑर्डर तो सेम हो गया दोनों का।
अब देखेंगे इनके संगत अवयव भी समान है कि नहीं, मतलब दो की जगह पे यहाँ पहले अवयव की जगह पे यहाँ दो है, तो दूसरे वाले अवयव में भी दो होना चाहिए, इसे बोलते हैं संगत अवयव। ठीक है, देखो यहाँ तीसरे में यहाँ पे दूसरे पे क्या है 3, तो यहाँ पे भी 3 है, 5 है तो 5। अब यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा गलत हो गया है। ठीक है, ये 4 और ये 5 और ये आपका 3। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 5 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब R1 और ये R2। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसे कहते हैं हम क्या, आव्यूहों की समानता। कहने आव्यूहों की समानता किसे कहेंगे, जिसमें A और B दोनों आव्यूहों का ऑर्डर मिल रहा हो। ठीक है, आव्यूह का और आप लोगों का अवयव जो संगत अवयव है ना वो भी समान हो। ठीक है, तो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, वो भी मैंने समान कर दिए हैं। 4 5 3 4 5 3 2 3 5 2 3 5। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो आगे कुछ महत्वपूर्ण बातें इसमें जो पूरे चैप्टर को समेटे रखती हैं। ठीक है, आव्यूहों का जोड़ना आपको आना चाहिए, आव्यूहों का घटाना आपको आना चाहिए, आव्यूहों का गुणा आपको आना चाहिए। ये मैं डिस्कस करता हूँ 3.1 के बाद। 3.2 स्टार्ट जब मैं कराऊंगा तब मैं इसको डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं 3.1 एक्सरसाइज के साथ। इसको आप बेसिक से देखिएगा, समझिएगा, तब आपके समझ में आएगी। अगर नहीं समझ में आ रही दोबारा देख लीजिएगा, क्या दिक्कत है। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है, अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यार बहुत गर्मी में वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। ठीक है, थैंक यू।